मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत दोस्तों शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का जो बेसिक टॉपिक है मध्य प्रदेश की गठन प्रक्रिया कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का एकदम जो बेसिक टॉपिक है, मध्य प्रदेश का पूरा बेस है, मानचित्र का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग मानचित्र पढ़ने की। इससे पहले आप मुझे कमेंट करके बता दें मेरी आवाज वगैरह क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। सबसे पहले आवश्यकता होती है हम लोगों को मानचित्र की, तो सबसे पहले तो मानचित्र ही देख लेते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, मैंने आप लोगों की जब परसों क्लास ली थी, पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पर कौन सा जिला स्थित है। उस टॉपिक में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के 52 जिलों को समझा था लोकेशन के हिसाब से, और प्रदेश के 52 जिलों के समूह को हम लोगों ने 10 संभागों में या कह दे डिवीजन में डिवाइड किया था। तो उस आधार पर आप लोगों को वो याद करने थे। मैं आप लोगों को कहकर गया था कि आप लोगों को पूरे याद करने होंगे 10 संभाग और 52 जिले, 10 डिवीजन हो रहे थे, 52 डिस्ट्रिक्ट हो रहे थे। आज हम लोगों को प्रदेश में उन 52 जिलों और 10 संभागों के आधार पर ही कई सारे प्रश्न जो है वो सॉल्व करने सीखने हैं। किस किस प्रकार से कांस्टेबल एसआई में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे देखना है। सबसे पहले तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं। पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने कि मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। इस भू आवेष्टित का क्या मतलब होता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। ठीक, मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। क्या चीज होती है लैंडलॉक्ड स्टेट, इसको सबसे पहले समझ लीजिए। हम लोग देखते हैं भारत देश को, भारत देश जो है एशिया में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। भारत जो है हम लोग देखते हैं भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूमि के द्वारा घिरा हुआ है, स्थल मंडल के द्वारा या लैंड के द्वारा घिरा हुआ है, जबकि दूसरा इसका जो भाग है वो समुद्र या फिर कह दें सी के द्वारा घिरा हुआ है। अब भारत में हम लोग देखते हैं कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कि सीमा लगाते हैं या जिनकी सीमा स्पर्श होती है किसी अन्य देश से, जबकि कई सारे ऐसे भी देश हैं जिनकी सीमा डायरेक्ट साझा होती है या स्पर्श करती है समुद्र को। ऐसे कई सारे देश हैं। यदि हम लोग बात करें स्थल से या फिर कह दें अन्य देशों से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी, तो 17 है। यदि हम लोग कह दें कि जल से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी या फिर समुद्र से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो होती है 9। इसके अलावा जितने भी ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो किसी देश के साथ में लगती है, ना ही जलीय सीमा के साथ में लगती है, कह दे ना ही समुद्र के साथ में लगती, ऐसे राज्यों को हम लोग कहते हैं भू आवेष्टित राज्य या फिर लैंड लॉक्ड स्टेट। तो इस विशेषता को आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए पूरे भारत में कितने भू आवेष्टित राज्य हैं, कितने लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं 5 लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, जिसमें पहला तो है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है हरियाणा, चौथा है झारखंड, जबकि पांचवा है तेलंगाना। ठीक, ये 5 जो राज्य मैंने बताए, ये 5 राज्य लैंडलॉक्ड स्टेट है। इसे हम लोग सामान्य शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 5 ऐसे भारत के राज्य हैं जो कि भारत के दूसरे अन्य राज्यों के साथ में घिरे हुए हैं या फिर दूसरे राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। इनकी सीमा ना तो किसी देश के साथ में लगती है, ना ही समुद्र के साथ में लगती है। बात करें हम लोग मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश एक भूआवेष्टित राज्य है। किन राज्यों से घिरा हुआ है, तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, या कह दें मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं उनको थोड़ा सा समझ लीजिए, एक एक करके बता रहा हूं, अच्छे तरीके से ध्यान देना है और समझते हुए चलना है। यहां पर देखते हैं इस प्रकार से एक सीमा जाती है और यहां पर एक इस प्रकार से सीमा आती है। जो राज्य यहां पर लगा हुआ है इसे हम लोग जानते हैं गुजरात के नाम से। ठीक, यहां पर स्थित है गुजरात। ऐसे ही बात करें यहां पर देखते हैं मध्य प्रदेश के उत्तरतम क्षेत्र से एक सीमा जाती है। इस सीमा से लगाकर इस सीमा तक एक राज्य है। इस राज्य को हम लोग यहां पर जानते हैं राजस्थान के नाम से। इसे जाना हम लोगों ने राजस्थान के नाम से। फिर इस सीमा से लगाकर तो यहां तक एक ऐसी सीमा जाती है। इस क्षेत्र को, इस सीमा से इस सीमा तक के जो क्षेत्र है इसे हम लोग बच्चों जानते हैं उत्तर
प्रदेश के नाम से, इसे जानते हैं हम लोग यूपी के नाम से। फिर इस सीमा से लगाकर तो यहां तक एक सीमा आती है, इस क्षेत्र को बच्चों हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ के नाम से। ये तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसलिए जान चुके होंगे क्योंकि हम लोगों ने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन देखा था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में हम लोगों ने चीज देखी थी, मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है इसे अलग किया था। ठीक है, इस क्षेत्र को हम लोगों ने अलग किया था और इसे हम लोगों ने जाना था मध्य देश के 26वें राज्य के रूप में, अर्थात छत्तीसगढ़ के रूप में। उसके बाद फिर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से लगा हुआ दक्षिण में एक राज्य और है जो कि यहां से लेकर यहां तक की सीमा पर स्पर्श करता है, इसे हम लोग जानते हैं बच्चों महाराष्ट्र के नाम से। आ गई बात समझ में? तो इसे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए मध्य प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो बच्चों सीधी बात है 5 राज्यों की सीमा लगती है। पहला हुआ गुजरात, दूसरा हुआ राजस्थान, तीसरा हुआ उत्तर प्रदेश, चौथा हुआ छत्तीसगढ़, जबकि 5वां हुआ महाराष्ट्र। इतनी चीजें जो मैंने समझाई, इसमें कोई कठिनाई तो नहीं आ रही बच्चों? निवेदन है, स्पीड वगैरह ठीक है, कोई कठिनाई तो नहीं आ रही? कमेंट करके जल्दी से मुझे बताएं। फिर आगे चल रहे हैं हम लोग, जल्दी से बताएं बच्चों, इतने में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है आप लोगों को? चलिए, बच्चों का कहना है कोई समस्या नहीं आ रही है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने देखा था मध्य प्रदेश में कहां कहां पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, उनका भी हम लोगों ने अध्ययन करा था। एक आप लोगों से प्रश्न और बनता है कि मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से से कौन से राज्य लगते हैं, इसको याद रखना है, या कह दें हम लोग कौन से राज्य से मध्य प्रदेश के कौन से जिले लगते हैं। तो इसको आप लोगों को याद करना बहुत ही आसान है। मैं आप लोगों को फिर से बोल दूं, यदि आप लोगों को जिले अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, यदि आप लोगों को संभाग अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, तो आप लोगों को याद करने में, मध्य प्रदेश को समझने में बेटा कभी भी कोई कठिनाई नहीं होने वाली। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग जो प्रश्न बोला है उसको समझने की। सबसे पहले देख लेते बच्चों गुजरात से। मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो कि गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं? तो ऐसे जिले हैं हमारे पास में 2। पहले तो केवल आंकड़े याद कर लो, बाद में पूरा का पूरा बताऊंगा कौन कौन से। मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो कि गुजरात के साथ में सीमा लगाते? तो बेटा याद रखना है आप लोगों को 2। ऐसे कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के जो कि राजस्थान के साथ में अपनी सीमा स्पर्श करते हैं? तो बच्चों याद रखना है आप लोगों को 10। 10 ऐसे जिले हैं जो कि सीधे राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। ऐसे कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं? तो बेटा ऐसे जिलों की संख्या हो रही है यहां पर हमारे 13। ठीक, ऐसे जिलों की संख्या हो रही है हमारे यहाँ पर 13। उसके बाद बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं छत्तीसगढ़ के साथ में? तो बच्चों हमेशा याद रखना है आप लोगों को 7 ऐसे जिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ के साथ में अपनी सीमा लगाते हैं। फिर आता है अगला, ऐसे कितने जिले हैं जो कि महाराष्ट्र के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं? तो बच्चों याद रखना है आप लोगों को यहाँ पर ऐसे जिलों की संख्या हो रही कुल मिलाकर 9। एक बार फिर से बता दूं, गुजरात से लगते मध्य प्रदेश के 2 जिले, राजस्थान के साथ में 10 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ में 13 जिले लगते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ में 7 जिले लगते हैं, महाराष्ट्र के साथ में 9 जिले लगते हैं। बेटा ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्हें, या जो तो किसी अन्य राज्य से हैं या मध्य प्रदेश से ही लगे हुए किसी न किसी राज्य से हैं, उन लोगों को याद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है ना? तो उन लोगों के लिए भी हम लोग चल रहे हैं एकदम बेसिक के साथ में, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। गौरव श्रीवास्तव का कहना है सर मंडला छत्तीसगढ़ से लगता है क्या? ऐसा प्रश्न है। बिल्कुल बेटा, थोड़ी सी शांति आप लोगों को रखना होगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा। शिव कुमार शर्मा का कहना है कि उत्तर प्रदेश से 14 लगते हैं। बेटा मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। सबसे पहले तो मेरी बात समझ लो। अपनी जो भी बातें हैं ना, यदि मेरा पढ़ाना पूरा कंप्लीट हो जाए, यदि मेरा पढ़ाया हुआ पूरा कंप्लीट हो जाए, यदि मैं कुछ आप लोगों को गलत जानकारी दूं, तो आप लोग बाद में मुझसे कहना। पढ़ाना मैं शुरू नहीं करता हूं कि आप लोगों की कमेंटबाजी जो है वो शुरू हो जाती है। पूरा पढ़ाया नहीं है। आप लोग उस अपवाद की दुनिया में जी रहे हो जिस अपवाद की दुनिया में प्रदेश का, हम लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है बेटा अपवाद की दुनिया में ही जी रहा है। सीधा सीधा जो भी कारण है, कारण के साथ में बताऊंगा आप लोगों को। जो भी अपवाद है वो अपवाद से ही कैंसिल करूंगा, है ना? प्रमाण दूंगा, प्रमाण के द्वारा ही आप लोगों को सटीक आंसर दूंगा। तो ये भी जो भी लिखा ना शिव कुमार, उत्तर प्रदेश 14, तो थोड़ा सा मेरे भाई धैर्य रखो, आंसर इसका अभी मिलने वाला है आप लोगों को। उसके अलावा एक मेरे भाई ने पूछा था क्या मंडला लगता है? तो बेटा थोड़ा सा आप भी धैर्य रखो, मंडला लगता है या नहीं, अभी पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, बिल्कुल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। शुरुआत कर रहे हैं
एक एक करके जिले की कौन सा जिला किससे लगता है बच्चों, महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले तो बात करें गुजरात से। गुजरात से कितने लग रहे हैं, तो गुजरात से लग रहे हैं बच्चों 2, जिसमें पहला तो हो गया झाबुआ, जबकि दूसरा हो गया अलीराजपुर। पहला तो हो गया झाबुआ, जबकि दूसरा हो गया अलीराजपुर। दोनों के नाम अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अलग अलग करके अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से दिख सके। अब बात कर रहे हैं हम लोग राजस्थान की। राजस्थान से कितने लगते हैं, तो सबसे पहला तो याद रखना बेटा 10 लगते हैं। कौन कौन से 10 लगते हैं, अब ये लिखा रहा हूं। सबसे पहले तो देखने को मिलता है बच्चों यहां पर हम लोगों को मुरैना। मुरैना के बाद जब नीचे की ओर उतरते हैं तो बच्चों हम लोगों को देखने को मिलता है यहां पर श्योपुर। उसके बाद में श्योपुर के बाद जब नीचे की ओर आते हैं बच्चों तो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है शिवपुरी। शिवपुरी के बाद में देखने को मिलता है यहां पर गुना, और गुना के बाद में यही पड़ोस में हम लोगों को देखने को मिलता है राजगढ़। राजगढ़ के बाद में बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या देखने को मिलता है हम लोगों को यहां पर आगर मालवा। ठीक, यहां देखने को मिला हम लोगों को आगर मालवा। ऊपर की ओर बढ़ेंगे ना बच्चों तो यहां पर देखने को मिलता है हम लोगों को नीमच। नीमच के बाद में मंदसौर, मंदसौर के बाद में रतलाम, और उसी के साथ साथ एक याद रखना ये जो झाबुआ है ना, झाबुआ की सीमा भी स्पर्श करती है किसको, राजस्थान को। तो ये 10 जिले हुए, एक बार फिर से काउंट कर लो। पहला मुरैना, दूसरा शिवपुर, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना, पांचवा राजगढ़, छठा आगरमालवा, सातवां नीमच, आठवां मंदसौर, नवा रतलाम, जबकि 10वां झाबुआ। झाबुआ बेटा एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा गुजरात के साथ साथ राजस्थान से भी लगती है। याद रखना, झाबुआ एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा गुजरात के साथ साथ राजस्थान से भी लगती है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अलग कलर से जो पिंक कलर में दिख रहा है बेटा, ये पूरे के पूरे लग रहे हैं किसके साथ में, तो राजस्थान के साथ में। इस विशेषता को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे की ओर जब बढ़ेंगे, एक बार फिर से काउंट करा दे रहा हूं, फिर से काउंट कर लो। पहला हुआ मुरैना, दूसरा शिवपुर, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना, पांचवा राजगढ़, छठा आगरमालवा, सातवां नीमच, आठवां मंदसौर, नवा रतलाम, जबकि 10वां हुआ झाबुआ। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला देखने को मिलता है हम लोगों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से लगते हैं ये भी हम लोगों को ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में बच्चों सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है ये तो लगता है क्या, मुरैना। पहला तो लग जाता है मुरैना ही। ठीक है, जब मुरैना से नीचे की ओर उतरते हैं ना बच्चों तो यहां पर हम लोगों को भिंड देखने को भी मिलता है। ठीक है, और भिंड से जैसे ही नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को दतिया देखने को भी मिलता है। इसके बाद में बच्चों शिवपुरी जो है ना, ये शिवपुरी वाला क्षेत्र भी लगता है उत्तर प्रदेश के साथ में। आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर पूरा सागर संभाग लगता है बच्चों दमोह को छोड़ के। दमोह को छोड़ देना तो पूरा का पूरा सागर संभाग लगता है उत्तर प्रदेश के साथ में। जैसे सागर, दमोह छोड़ो, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, उसके बाद में देखते हैं मिलता है हम लोगों को पन्ना, उसके बाद में छतरपुर, छतरपुर के बाद में टीकमगढ़, और टीकमगढ़ के साथ साथ लगा हुआ मिलता है यहाँ पर निवाड़ी। ठीक है, ये तो लग गया पूरा सागर संभाग दमोह छोड़ के, ये लगा उत्तर प्रदेश के साथ। साइड में ही बेटा रीवा संभाग भी मिलता है, तो रीवा संभाग के 3 जिले लगते हैं, जिसमें पहला तो हो गया रीवा, दूसरा हो जाता है बच्चों सतना, तीसरा हो जाता है सिंगरौली, है ना। इससे सीधी नहीं लगता है। अब बात ध्यान देंगे, पहले तो काउंट कर लो कौन कौन से लगा। पहला मुरैना लगा बच्चों, दूसरा भिंड लगा, तीसरा दतिया लगा, चौथा शिवपुरी लगा, पांचवा सागर, छठा पन्ना, सातवां छतरपुर, आठवां टीकमगढ़, नवा निवाड़ी, 10वां रीवा, 11वां सतना, 12वां हुआ हमारा सिंगरौली। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, कहीं पर कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ बच्चों, एक अशोकनगर यहां पर जरूर छूटा है, गुना के बाद में अशोकनगर हम लोगों ने छोड़ दिया था। ये हो गया 13वां अशोकनगर। एक बार फिर से काउंट करा दे रहा हूं, पहला मुरैना, दूसरा भिंड, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, पांचवा अशोकनगर, छठा सागर, सातवां पन्ना, आठवां छतरपुर, नवा टीकमगढ़, 10वां निवाड़ी, 11वां रीवा, 12वां सतना, 13वां बेटा सिंगरौली। जो मध्य प्रदेश का पुराना मैप था, पुराने मैप में बेटा हम लोगों को सीधी लगा हुआ मिलता था। किससे, पुराने मैप में हम लोगों को सीधी लगा हुआ देखने को मिलता था उत्तर प्रदेश के साथ में। नया जो नवीनतम मैप आया है उसमें आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि सीधी अपनी सीमा नहीं लगा रहा है किसके साथ में, तो उत्तर प्रदेश के साथ में। जितनी भी पुरानी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीधी भी लगा रहे हैं वो लोग किसके साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में। मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे बेटा, मध्य प्रदेश का नवीनतम मैप जैसे ही आप लोग देखोगे जिसमें निवाड़ी जिला भी हो
है ना, 52वां जिला, नवीनतम जिला निवाड़ी भी हो, वो यदि आप लोग देखते हो तो आप लोगों को सीधा देखने को मिलेगा कि सीधी उस मैप में, उस नक्शे में कहीं पर भी नहीं है। तो इसको आप लोगों को याद रखना। प्रश्न कैसा बन सकता है ये भी देख लो। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो अपनी सीमा राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी लगाता है? तो दो जिले हैं। पहला तो देखा बेटा मुरैना, मुरैना राजस्थान से भी लगा रहा है, उत्तर प्रदेश से भी लगा रहा है। यहां पर देख लो दोनों हो रहा है, राजस्थान और राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश। ऐसा ही शिवपुरी हो रहा है जो अपनी सीमा लगा रहा है राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ में। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। शिवपुरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सारी चीजें क्लियर हो रही बेटा? अपवाद की दुनिया है, इसे क्लियर करना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे अनजाने में गलत गलत कुछ भी पढ़ लेते हैं, इसीलिए मैं किसी भी पुस्तक को बताने से पहले कई बार सोचता हूं बेटा हर एक पुस्तक में ढेरों हजारों गलतियां हम लोगों को देखने को मिल जाती है। इसलिए जो पढ़ा रहा हूं, जैसा पढ़ा रहा हूं, इसको क्लियरली अच्छे तरीके से लिखते चलो। हर एक चीज फैक्चुअल जो है, पूरा का पूरा डेटा एकदम सटीक मिलेगा आप लोगों को। आंसर जब आप लोग देखोगे ना व्यापम के, जब चार ऑप्शन जब देखोगे तो हमारा पढ़ाया हुआ जो रहेगा वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। एक बार बता दो, इतना जो समझ रहे हैं, इस समझने में तो बेटा कोई कठिनाई नहीं आ रही? जल्दी से बता दो। हैंड राइटिंग वगैरह वगैरह जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई आ रही हो तो जरूर बताएं। सुधार करना ही हमारा नाम है भाई, सुधार हम कर सकते हैं, बिल्कुल सुधार करना ही हमारा काम है, हमारा नाम है। इसे भी आप लोगों को देखना है। कोई समस्या तो नहीं आ रही बच्चों? जल्दी से बताओ। शिव कुमार ही था, हाँ शिव कुमार बेटा, है ना। ऐसे करके जब हम लोग देखेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा मंडला लग रहा है कि नहीं। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। चलो, कोई समस्या नहीं आ रही बच्चों को? एकदम सही चल रहा है, कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही। चलो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। आगे अलग कलर का ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग पेन, जिससे हम लोगों को कोई कठिनाई ना हो, है ना। इसमें कौन सा कलर यूज करूं? एक काम करता हूं, बच्चों के लिए रेड कलर यूज करता हूं, ठीक है। रेड कलर शायद दिखेगा नहीं, येलो ही करते हैं। येलो में देख ले रहे हैं। सबसे पहले तो बेटा छत्तीसगढ़ देख ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से लगते हैं? तो पहला तो लिखा बेटा यहां पर सिंगरौली। ये जो सिंगरौली है ये छत्तीसगढ़ के साथ में लगेगा ही लगेगा। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर हम लोगों ने रीवा संभाग का सीधी छोड़ा था, आप लोगों को याद होगा। सीधी लगेगा किसके साथ में? सीधी लगेगा बेटा छत्तीसगढ़ के साथ में। आगे की ओर बढ़ेंगे तो शहडोल संभाग के मिलेंगे बच्चों दो जिले, जिसमें पहला तो हो जाएगा शहडोल, और शहडोल के बाद में दूसरा मिल जाएगा आप लोगों को यहां पर अनूपपुर, ठीक। ये हो गया शहडोल, हो गया अनूपपुर, हो गया। जबलपुर संभाग के तीन जिले मिलेंगे बेटा, जिसमें पहला तो होगा मंडला, दूसरा होगा डिंडौरी और तीसरा होगा बालाघाट, ठीक है। अब ऐसे जितने भी बच्चे जिनका कहना है कि सर मंडला जो है ये मंडला नहीं लग रहा है छत्तीसगढ़ के साथ में, उनको मैं यही कहना चाहूंगा बेटा नया वाला मैप देखो जिसमें निवाड़ी उपस्थित है। निवाड़ी यदि आप लोगों को दिखेगा तो मंडला आप लोगों को बिल्कुल लगा हुआ दिख जाएगा छत्तीसगढ़ के साथ में। पुराने मैप में कई सारे मध्य प्रदेश के मैप ऐसे डले हुए इंटरनेट पे जिसमें मंडला नहीं लग रहा है छत्तीसगढ़ के साथ में। आपको मैंने बता दिया, जब भी उपयोग करें मध्य प्रदेश के नवीनतम मैप का निवाड़ी वाला जो जिला दिख रहा है उसको देखकर, उसका ख्याल रख के उसी को हम लोगों को सही मानना है और फिर हम लोग पढ़े। तो कौन कौन से साथ लगे? तो बेटा पहला तो लगा सिंगरौली, दूसरा सीधी, तीसरा शहडोल, चौथा अनूपपुर, पांचवा डिंडोरी, छठा मंडला, जबकि सातवां हुआ बालाघाट। इसे आप लोगों को अच्छे तरीके से याद में रखना है। बच्चों आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला और अंतिम हम लोगों को देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र में बच्चों सबसे पहला तो देखना पड़ेगा अलीराजपुर। ये अलीराजपुर बेटा एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा लग रही है महाराष्ट्र के साथ साथ, महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के साथ भी अपनी सीमा बना रही है। अलीराजपुर की सीमा गुजरात को भी लग रही, गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र को भी लग रही। इस विशेषता को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे की ओर जब बढ़ेंगे क्रम में, सबसे पहले तो देखेंगे इंदौर के ही कई सारे जिले लगेंगे, इंदौर संभाग के कई सारे डिस्ट्रिक्ट लगेंगे, जिसमें पहला तो बेटा आप लोगों को देखने को क्या मिल जाएगा? बड़वानी। पहला देखने को मिल गया बड़वानी। बड़वानी के बाद में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर खरगोन, खरगोन के साथ ही देखने को मिलता है खंडवा, और खंडवा के साथ में ही देखने को मिलता है हम लोगों को यहाँ पर बुरहानपुर, ठीक है। इसके बाद में बच्चों होशंगाबाद का देखने को मिलता है हम लोगों को बैतूल, बैतूल के बाद में बेटा देखने को मिलता है हम लोगों को छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के साथ में देखने को मिलता है हम लोगों को सिवनी, और सिवनी के बाद में हम लोगों को देखने को मिलता है बालाघाट। 9 हो गए। पहला अलीराजपुर, दूसरा बड़वानी, तीसरा बुरहानपुर, चौथा खरगोन, पांचवा खंडवा,
छठा बैतूल, सातवां छिंदवाड़ा, आठवां सिवनी, जबकि नवा हुआ बेटा बालाघाट। ये हो गए हमारे किससे लगने वाले, तो महाराष्ट्र के साथ में लगने वाले। आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, समझाते हुए चल रहा हूं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं समझ में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे अंशुल कुमार का कहना है कि मंडला नहीं लगता, तो ऐसे बच्चों का बेटा कुछ नहीं किया जा सकता है ना, ये खुद अपवाद की दुनिया है। अगर नहीं लग रहा है, इनको लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अंशुल कुमार नायक जी, आपको जैसा लग रहा है आंसर, जो आपको सटीक लगे आप वो लगा सकते हो। लेकिन बाकी बच्चों को जो मैं बात बता रहा हूं बेटा, जो मैंने एक एक कारण बता दिया ना, आपको उसको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, जितनी चीजें चल रही हैं कोई गलत नहीं है, सारी चीजें गलत है, सारी चीजें हमारी सही है। जितने भी यहाँ कमेंट आ रहे हैं गलत वाले, ये लोग बेटा थोड़ा सा हम लोगों को सुधार करना रहेगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा मध्य प्रदेश का एक ऐसा मैप जिसमें निवाड़ी लगा हुआ आप लोगों को मिल रहा है। चलो, ये हो गए हमारे पूरे के पूरे ऐसे जिले जो कि किसी अन्य राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। बच्चों, इसमें प्रश्न सीधा सा आप लोगों से यह पूछा जाता है कि इनमें ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा नहीं लगाता। क्या बोलते हैं, प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा नहीं बनाता। इसमें क्या 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे बेटा जो सीमा बनाते हैं, 1 ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो नहीं बनाता है। इसके लिए 3 ऑप्शन कौन से आने वाले, हमें ये याद नहीं होता। हमें क्या करना होगा, उसके लिए सारे के सारे जिले जो है वो याद रखने होंगे कि कौन सा जिला कौन से राज्य के साथ में लगे। ठीक, या कौन सा जिला कौन से राज्य के साथ में लग रहा है, आप लोगों को ये हर एक चीज को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान रखोगे। अंशुल कुमार का वापस से आया कमेंट कि गुरुजी नाराज हो रहे हो, तो बेटा नाराज होने वाली बात ही तो कर रहे हो आप, इसमें नाराज नहीं होंगे तो क्या कर सकते हैं आप, मेरी बात बताओ ना। चलो, अंजलि लोधी जी को सर सब समझ में आ रहा है। चलिए बेटा आगे बढ़ रहे हैं। इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, जितनी चीजें मैप में बताइए, मैप के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, इतना यहां पर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चों, आगे की ओर भी हम लोगों को कई सारी चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें हैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। शैलेंद्र सिंह का कहना है एक बार और, बेटा लास्ट में एक बार मैं आप लोगों का रिवीजन करा दूंगा, अभी थोड़ा सा यहीं पर देख लो, एक बार और के चक्कर में लेट हो जाएंगे हम, है ना, और भी चीजें हम लोगों को बच्चों करनी है। चलो, एक बार फिर से मध्य प्रदेश का एक बढ़िया सा नक्शा बना लेते हैं। आप लोगों से प्रश्न किस प्रकार से और पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश में, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बच्चों, एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहां पर कई सारे टॉपिक ऐसे रहेंगे जो कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेंगे। अब एक साथ हम लोग जीएस के कई सारे टॉपिक नहीं पढ़ा सकते, इसलिए कई सारी चीजों को हम लोगों को इंडिया आधार पर जो है, वर्ल्ड आधार पर जो है, उनको थोड़ा सा टालना पड़ेगा, है ना, और उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं रिलेट करा दूंगा और आप लोगों को याद में रखना होगा। जैसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं, प्रीति का कहना है सर मैप को कैसे याद रखें। सबसे पहला तो प्रीति बेटा ये कि जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना एक दिन ऐसा आएगा, और एक ना एक दिन नहीं, ये आप लोगों पे एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, इस चीज को आप लोग समझो। जब भी ऑफलाइन क्लास लेता हूं, बच्चों को केवल एक दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा मैप याद होता है, अगले दिन मैं पूछता हूं। उसका कारण क्या बेटा, ऑफलाइन क्लास देखते पूरी की पूरी डिसिप्लिन में होती है, उसमें यदि बच्चों को बोल दिया मैंने कि आप लोगों को ये करके आना, तो वो बच्चों को करके आना ही होता है। यदि बच्चे नहीं करते हैं तो मैं बढ़ाता ही नहीं हूं, आगे उसके पढ़ाता ही नहीं हूं, है ना, सिलेबस हम लोग बढ़ाते ही नहीं है। अब ये क्या चीज है बेटा, ये है ऑनलाइन क्लास, इसमें मैंने आप लोगों को बोला था याद करके आना 2 दिन, एक दिन कल का दिन जो था उसमें मैंने छुट्टी भी ली थी, 2 दिन में भी बेटा आप लोगों ने याद नहीं करा। तो इसमें यही है कि आप जब तक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, जब तक महसूस नहीं करेंगे कि सर की बातों को मानना है, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, है ना, तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलिए, इसमें मध्य प्रदेश का नक्शा हो गया बच्चों। सबसे पहले एक चीज आप लोगों को केवल ध्यान रख लेनी है, अक्षांश और देशांतर से संबंधित, कि कोई भी राज्य जो है ये 2 प्रमुख अक्षांश और 2 प्रमुख देशांतर, मतलब 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लैटिट्यूड और 2 हो जाते हैं लॉन्गिट्यूड, इनके मध्य में स्थित होते हैं। कोई भी राज्य की स्थिति जो है रहती है वो 2 लॉन्गिट्यूड और 2 लैटिट्यूड के मध्य में रहती है, अक्षांश और देशांतर। अब कैसे मानते हैं ये 2 अक्षांश और 2 देशांतर, तो इनको थोड़ा सा देख लोगे, स्थिति पूछी जाती है सीधी सीधी, वो आप लोगों को ध्यान रखना है।
जो अक्षांश रेखा रहती है, पूरा मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूं, कई सारी मैंने बताया ना आप लोगों को, कई सारे टॉपिक हम लोगों को स्किप करने पड़ेंगे। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर बेटा जो सीधी रेखा खींची रहती है ना, इसके ऊपर हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड, इसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। और पृथ्वी के ऊपर जो ये इस प्रकार से तिरछी रेखा खींची होती है ना, इसे हम लोग जानते हैं अक्षांश रेखा या फिर लैटिट्यूड के नाम से। अब ऐसी सीधी रेखाओं को मैंने क्या बताया, सीधी रेखाओं को मैंने बताया लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा, और क्या बताया कि कोई भी राज्य दो देशांतरों के मध्य में स्थित होता है। अब देशांतर कहां से गुजरेगा, तो एक तो सबसे पूरब से गुजरेगा और एकदम सबसे पश्चिम से गुजरेगा। हम जानते हैं सबसे पूरब का राज्य कौन सा है, देखो अब सबसे पूरब का जिला कौन सा है, तो यहां पर देखो सबसे पूरब में क्या स्थित है, सिंगरौली। सबसे पश्चिम में क्या, तो बेटा सबसे पश्चिम में अलीराजपुर स्थित है ना। तो यहां पर दो जिले लिख दे रहा हूं। सबसे पहले तो जिले का नाम यहां पर क्या हो गया, सिंगरौली, यहां पर हो गया सिंगरौली, और यहां पर हो गया अलीराजपुर। एक तो हो गया सिंगरौली, एक हो गया अलीराजपुर। यहां से बेटा दो अक्षांश गुजरेंगे, एक अक्षांश गुजरेगा यहां से, तो सॉरी देशांतर है ना, लॉन्गिट्यूड, एक देशांतर गुजरेगा यहां से। इनके नंबर हम लोगों को याद करने होते हैं। यहां से कौन सा गुजर रहा है, तो याद रखोगे 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, या इसे हम लोग कह सकते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और यहां से गुजरता है बच्चों 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये भी पूर्वी होगा बेटा, पश्चिमी वगैरह नहीं लिखना है ना, भले पश्चिम दिशा है लेकिन होगा क्या, पूर्वी देशांतर। अगर इस टॉपिक को अभी खोलकर बैठ जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा, आधा एक घंटा इसी टॉपिक को चाहिए, अक्षांश देशांतर को। ये चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझा रहा हूं, इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा उसमें ये टॉपिक मैं बिल्कुल लूंगा। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां से गुजरा 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर, यहां से गुजरा बेटा 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर, जो कि स्थित है कहां पर, अलीराजपुर में। यदि पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है ना, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो याद रखो सिंगरौली। वेस्टर्न कौन सा, पश्चिमी कौन सा, तो याद रखोगे अलीराजपुर। ऐसे बात करें, ये तो दो हो गए देशांतर, मैंने आप लोगों को बताया दो देशांतर और दो अक्षांशों के मध्य में स्थित है। बात करें बच्चों अक्षांश की, कौन सी, कहां से कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो भारत का जो सबसे दक्षिण में स्थित है एक जिला, इस जिले को बच्चों हम लोगों ने जाना किस नाम से, देखो यहां पर दिख रहा है बुरहानपुर, और सबसे उत्तर में स्थित है तो क्या, मुरैना। तो यहीं से गुजरेंगे बच्चों दो अक्षांश। यहां पर स्थित है सबसे पहले तो क्या चीज, बुरहानपुर, हम सभी लोग जानते हैं, और उत्तर में स्थित है, ऊपर स्थित है यहां पर मुरैना। तो एक गुजरेगा यहां से, ठीक है, एक अक्षांश गुजर रहा है यहां से। यहां से जो गुजर रहा है इसको हम लोग जानते हैं 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश के नाम से, ठीक है। ये याद रखना है 26 डिग्री 30, और यहां पर होता है 21 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहां पर इतना ही लिख दिया मैंने, 21 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश, और यहां पर हुआ है 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। इसको आप लोगों को याद रखना है। तो ये हुए बेटा दो अक्षांश और दो हुए देशांतर। इन दो अक्षांशों और इन दो देशांतरों के मध्य में स्थित है हमारा मध्य प्रदेश। इन नंबर्स को आप लोगों को याद रखना रहता है, पूरे के पूरे आप लोगों से सीधे सीधे नंबर लिख दिए जाते हैं और आप लोगों से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। बच्चों एक चीज और पहले ही बता चुका हूं, पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा, तो सिंगरौली। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, अलीराजपुर। उत्तर में नॉर्थ में स्थित डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो मुरैना। साउथ में स्थित डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो बुरहानपुर। ये चार चीज आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा जानते हैं बेटा हम लोग कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के एकदम मध्य से, मध्य प्रदेश के एकदम मध्य से गुजरती है टॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा के हम लोग नाम से जानते हैं। कर्क रेखा की बात करें बच्चों तो भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य देख लेते हैं एक बार। 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो होता है बेटा छत्तीसगढ़, दूसरा, एक मिनट, मध्य प्रदेश, तीसरा मिजोरम, चौथा त्रिपुरा, पांचवा राजस्थान,
फिर पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात और फिर झारखंड। ठीक है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात और झारखंड। ये 8 ऐसे राज्य हैं बेटा जहां से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा जो कि मध्य प्रदेश के एकदम मध्य से इस प्रकार से ऐसे गुजरती है, ये याद रखना। ये कर्क रेखा गुजरी है मध्य प्रदेश से। बात करें ओवरऑल पूरे इंडिया की, पूरे भारत से कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्य, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात और झारखंड। इनमें पूछा जाए सबसे ज्यादा लंबाई किसमें है, जो कर्क रेखा की लंबाई है भारत के सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो याद रखना बच्चों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हो रही है सर्वाधिक लंबाई। फिर पूछा जाता है मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, तो याद रखना है ये गुजरती है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, इसको बच्चों आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन से 14 जिले, तो इंटरनेट पे बढ़िया हम लोगों को एक ट्रिक मिल जाती है, वो रउआ राशि भवरा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कौन कौन से हो रहे हैं इसमें। बेटा पहला तो देखने को मिल जाता है हम लोगों को रतलाम, दूसरा उज्जैन, तीसरा आगर मालवा, फिर राजगढ़, फिर सीहोर, उसके अलावा भोपाल, फिर विदिशा, फिर रायसेन, फिर सागर। उसके अलावा यहां पर लिख दे रहा हूं, फिर होता है हमारा, चलो ये लिख देता हूं, जबलपुर, फिर दमोह, कटनी, उमरिया और शहडोल। एक बार फिर से देख लो। ठीक है, पहला रतलाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहला हो गया बच्चों रतलाम, दूसरा उज्जैन, तीसरा आगरमालवा, चौथा राजगढ़, पांचवा सीहोर, छठा भोपाल, सातवां विदिशा, आठवां रायसेन, नवा सागर, 10वां जबलपुर, 11वां दमोह, 12वां कटनी, 13वां बेटा उमरिया, जबकि 14वां हुआ है यहाँ पर शहडोल। बोर्ड में अच्छे तरीके से दिख रहा है, कहीं कोई कठिनाई नहीं हो रही है, सारी चीजें क्लियर चल रही हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से 14 जिले जहां से कर्क रेखा गुजर रही, तो बेटा ये याद रखोगे। क्या है वो ट्रिक वगैरह या कौन से शब्द वो यूज में लिए गए हैं जिनके द्वारा ये सारी चीजें मुझे भी याद हुई हैं, तो वो थोड़ा सा देख लो। केवल देखो सबसे पहली बात तो ये कि ट्रिक वगैरह का उपयोग मैं याद करने में भी बहुत ही कम करता हूं। जितना से ज्यादा रिवीजन होगा, जितने सीधे तरीके से चीजों को याद करेंगे, उतने लंबे समय तक उनको याद रख सकते हैं। ट्रिक वगैरह कभी कुछ नहीं होती है। अब ये चीजें जो है ना, ये मुझे एक बार में सीधी की सीधी याद है, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा वगैरह, इसके लिए कोई मैं ट्रिक वगैरह यूज नहीं करता हूं। हाँ, लेकिन ये चीजें मैंने एक समय पढ़ी थी ट्रिक के रूप में, तो वो क्या चीज थी, इंटरनेट पे आसानी के साथ में मिल जाती, वही चीज यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। इसमें बेटा लिखा हुआ कुछ नहीं था, लिखा हुआ था रउआ राशि भवरासा जबदम कटनी उमराशा, है ना। और इसको कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया गया था, देखो क्या चीज थी इसमें था, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा
रायसेन, ठीक, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, दमोह, कटनी से कटनी, बेटा उमरा से उमरिया, और शाह से शहडोल। ठीक है, ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी। तो ये हो गए थे ऐसे 14 जिले, और ये हो गई आपकी वो ट्रिक वगैरह, है ना, जिससे आप लोग याद रख सकते हो। और इसी क्रम में ये है कुछ नहीं, ट्रिक तो बोल ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर जितने भी जिलों से कर्क रेखा गुजर रही ना, उसका हम लोगों ने एक एक पहला 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 शब्द जो है वो लिख लिया। रेशु को समझ में नहीं आया क्या चीज है, ये लिखा है बेटा रउआ राशि भवरासा, उसके बाद में जबदब कटनी उमराशा, र से रतलाम, उ से उज्जैन, आ से आगर मालवा, रा से राजगढ़, सी से सीहोर, भा से भोपाल, व से विदिशा, रा से रायसेन, सा से सागर, जब से जबलपुर, दम से दमोह, कटनी से कटनी, उमरा से उमरा, और शहडोल से शहडोल। ट्रिक वगैरह नहीं, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो आप लोग, ये चीज बताई मैंने। उसके अलावा बच्चों चल रहे हैं वापस से पीछे की ओर। एक और आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है, हम लोग जानते हैं भारत में समय को ज्ञात करने के लिए, समय निर्धारित करने के लिए हमारे यहाँ से एक प्रमुख देशांतर गुजरता है, जिसे हम लोग जानते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, या कह दें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री रेखा, जिसे हम लोग मानक समय रेखा के नाम से भी जानते हैं, या इंग्लिश में इसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा ये 5 राज्यों से गुजरती है। इन 5 राज्यों में एक राज्य हमारा मध्य प्रदेश भी आता है, 5 राज्यों में एक राज्य हमारा मध्य प्रदेश भी आता है। तो मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले से गुजरती बच्चों, प्रश्न ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसको हाईलाइट करके लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर लिख दिया मैंने IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अलग कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या फिर कह दें भारतीय मानक समय रेखा। ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, क्या बताया बेटा मैंने, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। इनमें ये गुजरती कहां से, हमारे राज्य से भी गुजरती है, और मध्य प्रदेश के, यहां पर लिख दे रहा हूं, प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है। देखना बेटा, ध्यान रखना थोड़ा सा, ये जो रेखा है, ये रेखा आएगी कहां से, उत्तर प्रदेश से आती है, इलाहाबाद के नैनी के निकट से उत्तर प्रदेश से आती है, कुछ इस प्रकार से होते हुए, और सिंगरौली में प्रवेश करती है, और नीचे की ओर चली जाती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में अन्य राज्यों में। ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। यूपी से आई है, यूपी के बाद में आई है कहां पर, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी सिंगरौली जिले में क्रॉस करते हुए निकल गई कहां पर, छत्तीसगढ़ में। एक चीज देखो बेटा, यहां पर दिख रहा है हम लोगों को 2 प्रमुख रेखा, एक तो IST और एक हो रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये दोनों एक दूसरे को किस राज्य में क्रॉस कर रही, तो याद रखोगे बेटा छत्तीसगढ़। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए ना कि भारत का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर कर्क रेखा, और कर्क रेखा के साथ साथ हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है कि कर्क रेखा के साथ साथ भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो वो कौन सा राज्य है बेटा, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो ये हो गई इसकी विशेषता। क्लियर है, आप लोगों को इसको भी अच्छे तरीके से याद में रखना है। ये एकदम बेस चल रहा है हमारा, इसको एकदम बेसिक मानते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पहले तो आप लोग मुझे एक चीज ये बताओ कि मैंने आप लोगों को दी थी कुछ लिस्ट मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तित्व के याद करने की, वो प्रथम व्यक्तित्व आप लोगों को याद हो गया, जल्दी से बताना है कमेंट करके, प्रथम व्यक्तित्व जो है वो याद हो गया कि नहीं आप लोगों को। लवेश का कहना है मिर्जापुर से, हाँ बेटा कई जगह मिर्जापुर देखने को मिलता है, कई जगह इलाहाबाद के नैनी नामक स्थल से देखने को मिलता है, तो आप भी कोई गलत नहीं बोल रहे हो। गौरव श्रीवास्तव का कहना है कि जी सर याद हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, चलिए सभी को याद हो गया, चलो बहुत बढ़िया। यदि याद हो रहा है ना आप लोगों को, तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। और हमेशा बात ध्यान रखनी है कि जब भी पढ़ाई करो तो जो भी फैकल्टी पढ़ाई कर रहा है उनके साथ साथ उनके पढ़ाते हुए जब उनका सिलेबस कंप्लीट हो
उसी दिन यदि हमारा भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब मजा आता है, तब हम लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से याद हो जाती हैं, सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना शिक्षक के अंदर का ज्ञान है उसका काफी ज्यादा प्रतिशत जो है वो हम लोगों ने ग्रहण कर लिया है। तो इसीलिए सिलेबस कंप्लीट होने तक आप लोगों को याद भी होना चाहिए, है ना। इसके अलावा एक चीज और बेटा कि जो जितनी भी चीजें हो रही हैं यहाँ पर मैपिंग के माध्यम से, मैप के माध्यम से, बेटा इसने पढ़ने में, इस प्रकार से पढ़ने में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही। नहीं तो हमारे पास में सारे ऑप्शन है, आपको सीधा सीधा लिखा हुआ जो रहेगा वो भी लिखाते हुए वो भी मतलब लाइन ड्रॉ करते हुए जाएंगे, वैसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। उसमें भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैप से पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा बेटा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना है। मैप से बढ़िया चल रहा है ना? चलिए ठीक है भैया, जितने भी अभिवादन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद आप सभी का। चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। ये जितनी भी चीज हुई हैं इनको अच्छे तरीके से याद रखना, जिस प्रकार से भी प्रश्न बनता है वो भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। इतनी चीजें हुई हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है हमारा, महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहता है वो रहता है फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं, टॉपिक रहता है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, या इसे ही कह देंगे बच्चों हम लोग फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना रहता है। आने वाले समय में बच्चों हम लोगों को कई सारे ऐसे शब्द पढ़ने पड़ेंगे, जैसे आप लोग सुनोगे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, है ना, मालवा प्लेट्यू इंग्लिश में, हाँ खैर पठार को प्लेट्यू बोलेंगे। तो उसके अलावा चोटी हुई या कह देंगे पीक, उसके अलावा रिवर वगैरह, इन सारी चीजों का हम लोगों को अध्ययन करना है। तो मतलब जितनी भी भौगोलिक चीजें हैं, जितनी भी भौतिक चीजें हैं जिनका निर्माण मानव ने नहीं किया, जिनका निर्माण करा है प्रकृति ने, तो उस पूरी प्रकृति हम लोग देखते हैं, पूरी प्रकृति का अध्ययन तो हम लोग एक साथ कर नहीं सकते। तो हम लोगों को करना है केवल मध्य प्रदेश का प्राकृतिक चीजों का अध्ययन। तो वो जो हम लोग अध्ययन करेंगे ना बच्चों, वो इस टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं। जितनी भी नेचुरल सोर्सेस हैं, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, चाहे वो प्लेट्यू हो, चाहे वो पीक हो, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो माउंटेन रेंज हो, रिवर हो, या जितनी भी चीजें हो रही हैं, जो भी नेचुरल हो रही हैं, जितनी भी प्राकृतिक हो रही हैं, एक हिंदी में भी बता देता हूं, जैसे पठार हुए, नदी हुई, नदियों के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि चोटी होती हैं, पर्वत होते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उन सब का अध्ययन करना होता है बच्चों हम लोगों को इस टॉपिक में। तो सारी चीजें हम लोग समझते हैं, लेकिन कुछ एक बेसिक रहता है जो मुझे ऐसा लगता है यदि मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों को शायद पढ़ना समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सारी चीजें हैं बेसिक, आप सभी लोग जानते हो बच्चों की नदी क्या होती है ना, नदी कैसे निकलती है, कहाँ जाती है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बार समझा दूंगा टॉपिक से रिलेटेड तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो देखते हैं बच्चों हम लोग कि भूमि, हम लोग निवास कहां पर करते हैं, तो हम लोग निवास करते हैं लैंड पर, या फिर हम लोग कहते हैं हम लोग निवास करते हैं कहां पर, भूमि पर। अब भूमि की आकृति होती है बेटा कई प्रकार की, भूमि की कई प्रकार की आकृति होती है, स्थल की, जमीन की कई प्रकार की आकृतियां होती हैं। कहीं पर जमीन धसी हुई होती है, कहीं पर जमीन ऊंची हुई होती है। मान लो देख लो, इस प्रकार से जमीन तो जमीन होती है, हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि जमीन कैसी है ना, क्योंकि बहुत बड़ा आकार है। इसकी अपेक्षा यदि हम लोग देखें तो हम लोग बहुत सूक्ष्म जीव, हम लोग बहुत छोटे जीव हैं। हम लोग एक बार में देखें तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि नीचे की जो जिस जमीन पर हम लोग चल रहे हैं ये जमीन कैसी है, ये जमीन पठारी रूप में है, पहाड़ी रूप में है, ये किस रूप में, हम लोग इसको भी नहीं समझ सकते, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत सूक्ष्म जीव हैं। लेकिन हम लोग प्राकृतिक आधार पर सैटेलाइट वगैरह के द्वारा इन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो कुछ एक शब्द लिख रहा हूं बच्चों, इनको थोड़ा सा देखना है। ये शब्द देखने को मिलते हैं आप लोगों को पठार, जिसे प्लेट्यू कहते हैं। ये शब्द हम लोगों को देखने को मिलता है मैदान, जिसे प्लेन कहते हैं। यही शब्द हम लोगों को ढलान देखने को मिलता है, जिसे हम लोग स्लोप कहते हैं। यहाँ पर शब्द हम लोगों को पहाड़ देखने को मिलता है, जिसे हम लोग माउंटेन कहते हैं। यहीं पर हम लोगों को शब्द चोटी देखने को मिलता है, जिसे हम लोग पीक कहते हैं। नदियां देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग जिसे हम लोग इंग्लिश में रिवर कहते हैं। उसके अलावा नदी का उद्गम होता है,
उद्गम मतलब जहां से नदी की उत्पत्ति हुई है, इसे ओरिजिन कहते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों नदियों से संबंधित हम लोग नदियों का मुहाना कहते हैं, जिसे हम लोग नदी का एस्चुरी कहते हैं, या फिर नदी की हम लोग कहते हैं इसके बारे में, ठीक, या फिर इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि रिवर का एंडिंग पॉइंट। तो ये कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो कि होते बहुत आसान है लेकिन हम लोगों को पता नहीं होते हैं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो एक चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को भूमि से संबंधित, इसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है मैदान। मैदान हम सभी लोग जानते हैं, खेल का मैदान होता है, ठीक है। खेल का मैदान कैसा होता है, हमेशा देखने को मिलता है हम लोगों को प्लेन, ठीक है। हम लोगों को खेल का मैदान देखने को कैसा मिलता है, तो हमेशा खेल का मैदान हम लोगों को प्लेन देखने को मिलता है। प्लेन होता है कुछ इस प्रकार से, एकदम ऐसा समतल होता है। समतल यदि है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों मैदान, ठीक है। मैदान के ऊपर मैदान है एक, हम लोगों को मैदान किसका रूप है, सबसे पहले तो भूमि का रूप है। ऐसे ही यदि हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को ये कभी कहीं कहीं पर हम लोगों को ये आकृति देखने को मिलती है, तो इस आकृति को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, पहाड़, ठीक है। इस आकृति को हम लोग कहते हैं पहाड़। अब पहाड़ का ये जो नुकीला सिरा दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है एकदम, ये बहुत ज्यादा पेना है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों चोटी, या इसे ही हम लोग कहते हैं पीक, ठीक है। और ये वाला जो ढलान वाला क्षेत्र दिख रहा है पहाड़ का, इधर भी ढलान है और इधर भी ढलान या ढाल है, इसे ही हम लोग कहते हैं ढाल, ढलान, या इसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों स्लोप, है ना। ये सारी चीजें कॉमन है, आप सभी जानते हो, मुझे पता है, लेकिन अध्ययन हम लोग इसका करने वाले हैं इसलिए एक बार पढ़ ले रहे हैं। मैदान हम लोगों ने देख लिया, मैदान के साथ साथ बच्चों हम लोगों ने देख लिया पहाड़, पहाड़ पे हम लोगों ने देखी ये होती है चोटी, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है स्लोप है दो, जिसे हम लोगों ने जाना है ढलान के रूप में। अब ऐसे ही बात कर लें, इस प्रकार से कई सारे माउंटेन एक साथ होते हैं, कई सारे यदि माउंटेन है तो बेटा इसे कहते हैं हम लोग माउंटेन रेंज, या इसे ही हम लोग कहते हैं पर्वत श्रृंखला। याद रखना, इसे हम लोगों ने किस नाम से जाना, इसे जाना हम लोगों ने पर्वत श्रृंखला के नाम से। तो ये कुछ चीजें देखी, जैसे पठार हुआ, मैदान हुआ, ढलान हुआ, पहाड़ हुआ, चोटी हुई, इन चीजों को हम लोगों ने थोड़ा सा समझा है। उसके अलावा तीन शब्द देखने को मिल रहे हैं, नदियां, नदियों का उद्गम और नदियों का मुहाना। नदियों के बारे में सबसे पहले तो हम लोग समझ लीजिए कि देख लीजिए, कोई भी यदि तरल वस्तु है, कोई भी तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, तरल पदार्थ हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, तरल पदार्थ हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गति करता है। ऐसे ही हम लोग बात करें नदियों की, नदियां भी कहां से बहती हैं, तो नदियां हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं। और नदियां ये जो ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं, तो ये हमेशा जो भूमि रहती है बेटा, भूमि अधिक ऊंचाई पर होती है। मान लो ये भूमि वाला क्षेत्र है, ये भी भूमि वाला क्षेत्र है, और बीच में बह रही क्या, बीच में बह रही है नदी। नदी हमेशा बीच वाले क्षेत्र से काटते हुए बहती है या अत्यधिक निचले वाले क्षेत्र से बहती है, इसलिए बच्चों हम लोग कहते हैं नदियां हमेशा घाटियों से होकर बहती है। एक चीज आप लोगों को यह याद रखना है कि नदियां जो है हमेशा वो घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। उसके अलावा दो शब्द, नदी तो देख लिया, नदी का एक उद्गम और एक देख रहे हैं नदी का मुहाना। जहां से नदी की हुई है उत्पत्ति, जहां से नदी निकल रही है, हम लोग जानते हैं, यदि बात करें नर्मदा नदी की तो देखते हैं इस प्रकार से एक हम लोगों को एक ऐसी गुफा टाइप देखने को मिलती है ना। यहाँ पर स्थित है एक नर्मदा कुंड, ये है कुंड। इस कुंड के माध्यम से हम लोग देखते हैं बच्चों कि ये जो भूमि का जल है, भूमि का जल जो है ये बाहर की ओर निकलता है और आगे इस प्रकार से बहते हुए आता है। तो ये जो कुंड है जहां से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, इसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों नदी का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट। अब बात करें नदी, हम लोग देखते हैं नदी इस प्रकार से बहते हुए जा रही है, ये जाकर या तो किसी अन्य नदी में जाकर मिल जाएगी, ये नदी यदि गई है तो या तो हो सकती है किसी की ट्रिब्यूटरी हो जाए, किसी की सहायक हो जाए, या तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नदी जाकर बड़े से समुद्र में या फिर सागर में मिल जाए। तो नदी जब किसी अन्य नदी में जाकर मिल जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों ट्रिब्यूटरी। जबकि नदी जाकर मिलती है डायरेक्ट किसी भी सागर में, समुद्र में, तो उसका वह बिंदु जो कि जाकर मिले सीधे समुद्र में, इसे हम लोग कहते हैं एस्चुरी, इसे हम लोग जानते हैं एस्चुरी के नाम से। ठीक है, ये हो गई हमारी एस्चुरी। नदियों वाली भी सारी की सारी चीजें बच्चों हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब बात रही किसकी, तो अब बात रही यहाँ पर पठार की। हम लोग समझ चुके हैं पहाड़ क्या होती है, चोटी क्या होती है, ढलान क्या होती है, मैदान क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पठार। पठार का क्या मतलब होता है तो समझोगे इधर। सामान्य भाषा में हम लोग कह सकते हैं बच्चों, कहीं कहीं पर हम लोगों को भूमि इस प्रकार से देखने को मिलती है।
ठीक है। इस प्रकार से भूमि देखने को मिलती है जिसके दो ओर तो रहती हैं घाटियां, जबकि बीच का जो भाग रहता है ये रहता है उबड़ खाबड़। इसके लिए हमारी खुद की स्वयं की बनाई हुई परिभाषा क्या रहती है? इसकी परिभाषा ये रहती है कि ऐसी भूमि जो कि मैदान से ऊंची हो, ऐसी भूमि जो कि मैदान से ऊंची हो जबकि पहाड़ से निचली हो, ऐसी भूमि जो कि मैदान से ऊंची, हम लोग जान रहे हैं मैदान प्लेन रहते हैं, इससे ऊपर की भूमि क्योंकि उबड़ खाबड़ है, मैदान से ऊपर की भूमि, जबकि पहाड़ों से नीचे की भूमि इस प्रकार से उठी तो हुई है लेकिन पहाड़ का रूप नहीं लिया, तो ऐसी भूमि को कहते हैं बच्चों पठार, ऐसी भूमि को कहते हैं हम लोग प्लेट्यू। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कई सारे पठार हैं, मध्य प्रदेश की भूमि बहुत बड़ी ऐसी है जिसे हम लोग पठार के रूप में, प्लेट्यू के रूप में जानते हैं, तो उसका ही हम लोगों को अध्ययन करना है। भौगोलिक विभाजन में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के कई सारे भौगोलिक विभाजक क्षेत्र, उन्हीं सारी चीजों को हम लोगों का अध्ययन करना है जो कि हम लोग करेंगे बच्चों आने वाले वीडियोस में। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ी? सबसे पहले तो भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत ये कुछ चीजें देखी, उसके अलावा हम लोगों ने जाना कर्क रेखा वगैरह से संबंधित कुछ एक हमारे यहाँ का जो विशेषता हो रही थी उन विशेषताओं को देखा। उसके अलावा हम लोगों ने देखे कुछ एक ऐसे जिले जो कि लगा रहे हैं अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ में। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, टॉपिक पूरा अच्छे तरीके साथ में क्लियर हुआ होगा। यदि सारी चीजें क्लियर हैं तो एक बार निवेदन है आप लोगों से कि कमेंट करके बता दें, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है तो कमेंट करके जल्दी से मुझे बता दीजिए ताकि जो है क्लास को हम लोग अंतिम रूप दे सकें। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, धन्यवाद।